हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12th में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। तो आप सभी लोगों की भारी डिमांड पर मैं आपको बताने वाला हूं विलियन चैप्टर का वन शॉट में पार्ट 1 बताने वाला हूं। दोस्तों, आप लोग बोल रहे थे कि केमिस्ट्री की क्लास क्यों नहीं आ पा रही थी। देखो, क्लास डेली चलेगी। आज केमिस्ट्री की पार्ट 1 होने वाली है, कल पार्ट 2 आएगा, उसके बाद परसों से मैं आपको विद्युत रसायन पढ़ाऊंगा, यानी कि केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। तो आज पार्ट 1 करा दूंगा, उसके बाद जब कल होगा कल मैं पार्ट 2 करा दूंगा, मतलब ये चैप्टर कल फिनिश हो जाएगा। उसके बाद मैं वन शॉट में अभी मैं वन शॉट में करा रहा हूं। फिर उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा और न्यूमेरिकल के साथ इसके जो बचे हुए टॉपिक्स होंगे, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे इस चैप्टर से जो पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लूंगा। परसों से आपकी सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा जिसका नाम है विद्युत रसायन। तो मैं अगस्त सितंबर तक आपका बहुत सिलेबस आगे कर दूंगा, मतलब सितंबर तक, अगस्त तक तो आपका बुक 1 कंप्लीट करा दूंगा, मतलब अगस्त तक आपको बुक 1 आपकी उंगलियों पर हटा दूंगा, इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो आज की क्लास में मैं कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, आइए समझते हैं टॉपिक्स को। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा वो होगा विलियन के बारे में। हम सबसे पहले जानेंगे सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। उसके बाद सॉल्यूशन में दो टर्म्स आती हैं, दो पद आते हैं। कौन कौन से टर्म्स होती हैं? विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है, मतलब सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर टॉपिक होगा विलेयता, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होती है, विलेयता क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा विलियन हम देखेंगे, उसके बाद हम विलेयता देखेंगे। तीसरा नंबर टॉपिक हमारा होगा मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज। ये क्या होती है? ये हमारी सांद्रता इकाइयां होती हैं। कौन कौन? मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज। इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आप लोग याद रखना, द्रव्यमान प्रतिशत भी होता है, आयतन प्रतिशत भी होता है, नॉर्मलता भी होती है। इन सब के बारे में अभी डिस्कस नहीं करूंगा, इन सबको मैं पढ़ाऊंगा जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कराऊंगा। तो जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो न्यूमेरिकल करने से पहले आप इनके बस फॉर्मूले रट लोगे। तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो फॉर्मूला होता है। सांद्रता के पद से कभी ये नहीं पूछा जाएगा, इस बात को गांठ बांध लो। आपसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा कि मोलरता की परिभाषा क्या होगी। मोलरता की परिभाषा कभी नहीं पूछी जा रही है, मोललता की परिभाषा कभी नहीं पूछी जा रही है, मोल प्रभाज की परिभाषा नहीं पूछी जा रही है। मैं 100% लिख के दे देता हूं कि परिभाषा कभी नहीं पूछी जाएगी। इससे क्या आएगा? इसमें फॉर्मूले होते हैं, इसमें फॉर्मूले होते हैं, सूत्र होता है, और सूत्र का प्रयोग करके आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा। 3 नंबर का हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव में हो सकता है, या फिर सब्जेक्टिव में हो सकता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 100% मैं गारंटी लिखता हूं, मैं 100% गारंटी देता हूं। मैंने पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर देखे हैं, कभी भी परिभाषा नहीं पूछी गई है मोललता की। तो आप लोग इस माइंडसेट से पढ़ो कि आपको इनके बस न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं। 100% आप बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो। उसके अलावा राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम जरूरी है। राउल्ट का नियम आप इसकी परिभाषा, इसकी सीमाएं सब कुछ तैयार करेंगे। हेनरी का नियम, हेनरी का नियम आप देखो, नियम का मतलब क्या है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आएगा कि राउल्ट का नियम लिखो, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, इसमें सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। हेनरी का नियम लिखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। आदर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन क्या होता है, तो इन दोनों में अंतर भी पूछा जाता है। कभी कभी अंतर पूछा जाता है कि आदर्श विलयन क्या होते हैं, मतलब आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, अनादर्श विलयन मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। इन दोनों के बीच में कोई दो अंतर लिखो, अंतर मतलब डिफरेंस, डिफरेंट भी पूछा जाता है इन दोनों के बीच में। तो ये भी आप लोग तैयार करना। देखो, जब इस चैप्टर के मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आऊंगा तो आपको सब कुछ बता दूंगा कि कौन कौन से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जिनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो उनको भी, उस वीडियो को आप बिल्कुल देखना, आपके काम आएगी वो वीडियो। पार्ट 2, 8 नंबर टॉपिक होगा पार्ट 2। तो आज मैं आपको करा रहा हूं पार्ट 1, उसके बाद कल जो होगी पार्ट 2, और परसों से आपका विद्युत रसायन यानी कि चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं विलियन के बारे में कि टॉपिक नंबर 1 से हम 7 टॉपिक्स आज डिस्कस कर लेंगे। तो बच्चों, आ गए हैं हम अपने टॉपिक नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा, मतलब जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और आपको एडवांस लेवल पर पहुंचाऊंगा। तो हमारा पहला नंबर टॉपिक हमसे क्या बोल रहा है, विलियन क्या होता है। तो विलियन को मैं आपको बताने से पहले मैं आपको विलियन को प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूं। क्या होता है विलियन, कि मेरे पास एक गिलास पानी रखा हुआ है, ये पानी है मेरे पास एक गिलास, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, और जब मैं इस पानी के अंदर चीनी को मिलाऊंगा, या चीनी के बजाय मैं नमक को मिलाऊंगा, तो उसमें क्या होगा, उसको घोल दूंगा। घोलने के बाद जो इसमें जो सॉल्यूशन बनेगा उसको विलियन बोलेंगे। जब नमक या चीनी इसके अंदर अच्छे से घुल जाएंगे, अच्छे से डिसॉल्व हो जाएंगे, तो उससे जो विलियन बनेगा उसको बोलेंगे विलियन। उससे जो मिश्रण बनेगा, एक समांगी मिश्रण बनेगा, उसको बोलेंगे विलियन। जो विलियन बनता है उसमें अगर ऊपर से देखते हैं
तो मिठास बहुत अच्छी होती है। अगर नीचे देखते हैं तो वहाँ भी मिठास बहुत अच्छी होती है। मतलब जो ये पानी बन चुका है, अब ये मीठा पानी, मतलब जब मैं इस पर चीनी डाल दूंगा तो ये मीठा पानी बन जाएगा, यानी कि शरबत बन जाएगा। तो शरबत को मैं कहीं से भी टेस्ट करूँ तो वो मीठा ही रहेगा। मतलब विलियन जो होता है, विलियन की मिठास जो होती है वो हर जगह बराबर होती है, ये याद रखना। तो विलियन क्या होता है? विलियन दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण होता है। मतलब दो घटक, मतलब एक पानी होगा एक चीनी होगा, दो घटकों का समांगी मिश्रण होगा, उसको बोलेंगे विलियन। तो ये विलियन हो जाएगा। तो विलियन की मैंने आई होप आपको परिभाषा आपको समझ में आई होगी कि विलियन की डेफिनेशन क्या होती है, कि क्या डेफिनेशन होती है विलियन की। आइए मैं आपको समझाता हूं विलियन। तो विले प्लस विलायक मिलके विलियन बनाते हैं। विले क्या होता है? विले जो आपने उसमें पानी के अंदर चीनी डाली थी, नमक डाला था, उसको बोलते हैं विले। विलायक का मतलब क्या होता है? विलायक का मतलब जो पानी आप डाल रहे हो वो विलायक होता है। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि विले क्या होता है, जो कम मात्रा में होता है, जो कम मात्रा में होता है विले कहलाता है। और जो विलायक जो होता है जो अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में। अधिक मात्रा में क्या होता है? अधिक मात्रा में होता है पानी। तो पानी क्या होता है? अधिक मात्रा में होता है, इसलिए पानी विलायक हो जाएगा। और जो चीनी है वो कम मात्रा में होती है, इसलिए वो विले हो जाएगी। तो चीनी प्लस पानी मिलके बनाएंगे विलियन को। तो विलियन की परिभाषा क्या हो जाएगी? दो या दो से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। मतलब टू एंड मोर कंपोनेंट्स के, जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स होंगे, मतलब टू एंड मोर कंपोनेंट्स के होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब पानी है मेरे पास, पानी मैंने चीनी डाल के घोल दी, विलियन बन गया। मेरे पास पानी है, पानी मैंने नमक डाल के घोल दिया, विलियन बन गया। तो ये सब तरीके होते हैं विलियन बनाने के। जब इसमें पानी और चीनी को अच्छे से घोल दो, जब चीनी पानी के अंदर अच्छे से घुल जाए, विलियन बन चुका है। बिल्कुल बहुत आसान सा टॉपिक होता है विलियन। लेकिन आपसे बोर्ड में कोई भी नहीं पूछ रहा है विलियन की परिभाषा बताओ। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि विलियन की परिभाषा बताओ। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। कहाँ? बिल्कुल मुझे बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाना है। मैं बिल्कुल जीरो से आपको एडवांस तक पढ़ाऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, याद रखना इस चीज को। तो विलेयता क्या होती है? विलेयता, अब मैं विलेयता बताऊंगा। मैं आपको बता चुका हूं विलियन क्या होता है, कि मेरे पास एक गिलास पानी है, पानी एक गिलास, इसमें इस कंटेनर के अंदर पानी है, कंटेनर मैंने चीनी डाल दी, चीनी के कण डाल दिए, चीनी के कण है, चीनी के कण डाल दिए, इनको अच्छे से घोल दिया। अच्छे से घोलने के बाद क्या बना? ये विलियन बन गया। ये क्या बन गया? विलियन। इसको बोलते हैं विलियन। तो ये होता है विलियन। बिल्कुल आसान सा टॉपिक होता है। विलेयता, विलेयता क्या होती है? विलेयता मतलब सॉल्युबिलिटी। किसी भी पानी के अंदर अगर मेरे पास 100 ग्राम पानी है, 100 ग्राम पानी है, मतलब विलायक 100 ग्राम है। मैं बता चुका हूं विलायक क्या होता है, जो अधिक होता है। अधिक मतलब पानी ज़्यादा होता है, चीनी कम होती है, उसी हिसाब से। तो 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम पानी में, विलायक का मतलब हो जाएगा, मैं पानी ले लेता हूं यहाँ पे, विलायक का मतलब पानी। आप लोगों को समझाने के तौर पर मैं आपको यहाँ पर पानी ले रहा हूं। तो 100 ग्राम पानी में यानी विलायक में विले के घुलने की क्षमता को, विले मतलब चीनी ले लो या नमक ले लो, मैं आपको चीनी लेता हूँ, चीनी ले रहा हूँ, चीनी। तो मेरे पास 100 ग्राम, मेरे पास ये गिलास है, इसमें 100 ग्राम पानी है। पानी में मैंने थोड़ा चीनी डाल दिया। चीनी कितनी घुलेगी? चीनी जितनी घुलेगी, चीनी के घुलने की क्षमता को, चीनी के विले होने की क्षमता को विलेयता बोलते हैं। मतलब अगर चीनी ज़्यादा घुलेगी तो विलेयता ज़्यादा होगी, चीनी कम घुलेगी तो विलेयता कम होगी, चीनी बीच ही घुलेगी तो चीनी विलेयता बीच की हो जाएगी। मतलब विलेयता जो है वो चीनी पर निर्भर करती है। 100 ग्राम पानी में कितनी चीनी घुल रही है उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, यानी कि विलेयता होती है। आई होप बच्चों आपको विलियन और विलेयता आसानी समझ में आए होंगे कि 100 ग्राम विलायक में विले के घुलने की क्षमता को, कितना उसके अंदर घुल रहा है, घुलने की क्षमता को बोलते हैं विलेयता, यानी कि सॉल्युबिलिटी। तो बढ़ते हैं अपने आगे वाले टॉपिक्स की तरफ, तब तक आप इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो हाँ बच्चों, अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज। मतलब मोलरता को बोलते हैं मोलैरिटी, मोललता को बोलते हैं मोलैलिटी, और मोल प्रभाज को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो इनसे क्वेश्चन आते हैं क्या? सभी बच्चे पूछते हैं। तो हाँ, क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मतलब इसका मतलब है कि न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और उस पर आधारित प्रश्न आपको करने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको थ्योरी भी बताऊंगा, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल करने के टाइम अगर आपको अच्छे से न्यूमेरिकल करना होता है तो आपको थ्योरी पे भी पकड़ होनी चाहिए। तो मैं आपको थ्योरी भी बताऊंगा, इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा, और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन फॉर्मूलों को कहीं कॉपी पर लिख लें, जिससे आप इनको भूलें ना। क्योंकि जब आप फॉर्मूले को लिख लेंगे, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो मैं रिवीजन कराऊंगा इन सब चीज़ों का, तो रिवीजन करने के टाइम आपको जल्दी जल्दी सब चीज़ें याद हो जाएं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप
फॉर्मूला कम से कम इन फॉर्मूलों को किसी एक सेपरेट पेज पर लिख लें और जहां आप सोते हैं वहां पर चिपका लें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनका रिवीजन कर पाएँ। रिवीजन ही डिवीजन होता है, जितने अच्छे से आप रिवीजन कर पाएंगे आपका स्कोर उतना अच्छा आएगा। तो मैं आपको बताऊंगा पहले मोलरता के बारे में, फिर मोललता के बारे में, फिर मोल प्रभाज के बारे में। देखो तीनों चीजें आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, मतलब ये सभी सांद्रता के पद होते हैं। तो 2 नंबर यहां से कहीं नहीं गए। अगर आपने तीनों चीजों को पढ़ लिया ना तो 2 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, मोलरता। इसमें क्या होता है कि 1 लीटर विलियन में विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं, विलियन की मोलरता कहते हैं। तो क्या होता है कि 1 लीटर हमारे पास 1 लीटर 1 लीटर विलियन है आपके पास। विलियन क्या होता है, तो मोलरता में क्या होता है, तो मोलरता का बिल्कुल साफ साफ मतलब यही होता है कि 1 लीटर विलियन में विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। मतलब हमारे पास 1 लीटर विलियन है, 1 लीटर विलियन है, उसमें विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। ये बस इतना सिंपल सा इसकी डेफिनेशन होती, परिभाषा होती है। उसके बाद इसका सूत्र क्या होता है, m बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन, वो भी लीटर में लेंगे। तो m बराबर, m क्या है, मोलरता। मोलरता को कैपिटल M के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। m बराबर विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन लीटर में। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर क्या है, बात करेंगे मोललता के बारे में। मोललता यानी कि मोलैलिटी क्या होती है। तो मोललता बिल्कुल मोलरता के जैसी होती है। इसमें 1 लीटर होता है और इसमें 1 किलोग्राम होता है। इसमें बिलियन होता है और इसमें विलायक होता है, बस 2 अंतर होते हैं, 1 लीटर 1 किलोग्राम, इसमें विलियन होता है और इसमें विलायक होता है। तो क्या होता है, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोललता कहते हैं। मोललता को हम स्मॉल m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जबकि मोलरता को कैपिटल M, तो इसमें स्मॉल m हो जाएगा। इसमें विलियन का आयतन होता है और इसमें विलायक का भार होता है। तो स्मॉल m बराबर विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार, वो भी किलोग्राम में। तो ये इसका फॉर्मूला होता है कि क्या होता है, स्मॉल m बराबर विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार किलोग्राम में। अब लास्ट हमारा आता है मोल प्रभाज, यानी कि मोल फ्रैक्शन इंग्लिश में इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, विलियन में किसी घटक का मोल प्रभाज उसके मोल तथा कुल बिलियन के मोल, बिलियन के कुल मोल के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मतलब मोल प्रभाज किसी घटक का होता है, मतलब जैसे 2 घटक हैं, एक्स ए घटक है और एक्स बी घटक है। उस हिसाब से देखेंगे तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, अब एक्स ए के घटक क्या हो जाएंगे, एन ए अपॉन विलियन के कुल घटक कितने हो जाएंगे, एन ए प्लस एन बी। तो एक्स बी बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। इस तरीके से टोटल आप देखेंगे कि सांद्रता इकाइयों में मोलरता क्या होती है, उसका सूत्र, मोललता क्या होती है उसका सूत्र, मोल प्रभाज क्या होता है उसका सूत्र, और इन पर आधारित आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। तो हाँ बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा राउल्ट का नियम, उसके बाद बताऊंगा हेनरी का नियम। तो देखो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में राउल्ट का नियम या हेनरी का नियम, दोनों में से कोई एक नियम जरूर पूछा जाएगा। ये 100% गारंटी के साथ होता है कि कोई एक ना एक आपसे 100% पूछा जाएगा। तो आइए दोनों को शुरू करते हैं। इन दोनों के फॉर्मूले जो हैं उनको तैयार जरूर कर लेना, स्पेशली हेनरी का नियम। हेनरी का नियम में मैं 2 स्टार एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ, ये तो आपके बोर्ड 2026 में लिख चुका है, मतलब ये 100% आएगा ही आएगा, ये आपको आएगा ही आएगा। तो 100% में लिख दिया मैंने। राउल्ट का नियम क्या होता है, तो इस नियम की परिभाषा आप याद देख लो, इस नियम का फॉर्मूला देख लो, बस 2 चीजें इनफ हैं। तो क्या होता है राउल्ट का नियम, किसी आवासपशील विलेय युक्त विलयन, आवासपशील विलेय, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आप चीनी लेते हो, पानी में चीनी डाल देते हो, तो चीनी क्या होती है, चीनी आवासपशील होती है। नमक कभी वाष्पित होता है ना, कभी नहीं होता। चीनी वाष्पित होती है, कभी नहीं होती। यूरिया भी कभी वाष्पित नहीं होती। तो ये आवासपशील पदार्थ है, मतलब जो वाष्प नहीं बनाते हैं, अवाष्पशील पदार्थ। विलेय युक्त विलयन को वाष्पदाब जो होता है, मतलब वाष्पदाब पीए क्या है, वाष्पदाब, उसके मोल प्रभाज के समानुपाती हो। मोल प्रभाज क्या, एक्स ए, पीए का मोल प्रभाज एक्स ए होगा, पीबी का मोल प्रभाज एक्स बी होगा। तो जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा जो कि है पी नॉट ए। पी नॉट एक नियतांक होता है यहाँ पर, और पीबी समानुपाती एक्स बी। तो यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर नियतांक आएगा जिसका नाम है पी नॉट बी। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाता है कि पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए और पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो ये राउल्ट का नियम है, इतना आसान नियम है राउल्ट का नियम। तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। पी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। टोटल अगर आपसे वाष्पदाब हो जाए तो ये होगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस बी बी। तो पी बी क्या होता है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए,
पीवी क्या होता है, पी नॉट बी इंटू एक्सपी। तो बहुत आसान सा नियम था, मैंने आपको बताया। उसके बाद हेनरी का नियम क्या होता है, हेनरी का नियम बहुत जरूरी होता है। आपने कोल्ड ड्रिंक पी है कभी घर पे, कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या होती है, गैस भरी हुई होती है। आप कोल्ड ड्रिंक को जब खोलते हो तो उसके अंदर गैस निकलती है। पानी के अंदर गैस, द्रव के अंदर गैस कैसे जाती है, हेनरी के नियम से जाती है। तो हेनरी का नियम जो होता है वो गैसों की द्रव में, द्रव मतलब पानी में या फिर लिक्विड में विलेयता को दर्शाता है। तो क्या होता है कि इस नियम के अनुसार किसी गैस की द्रव, द्रव मतलब लिक्विड, लिक्विड में विलेयता, विलेयता मतलब घुलने की क्षमता मोल प्रभाज के समानुपाती होती है। मतलब अगर कोई बॉटल है उसमें अगर आप गैस भरोगे और ऊपर से दाब लगाओगे, प्रेशर लगाओगे तो गैस ज़्यादा घुलेगी, अगर प्रेशर कम लगाओगे तो गैस कम घुलेगी। उसी हिसाब से तो P इक्वल्स P समानुपाती है, P मतलब प्रेशर, X मतलब उसके मोल प्रभाज। तो X यहाँ पर P जो है दाब जो है उसके मोल प्रभाज की समानुपाती है। और समानुपाती का चिन्ह जब हटता है तो एक नियतांक आता है जिसका नाम KH होता है। KH क्या है, KH हेनरी स्थिरांक है, हेनरी कांस्टेंट है। और X क्या है, X मोल फ्रैक्शन, X मोल प्रभाज है। तो ये जो नियम है पूरा, मतलब कोल्ड ड्रिंक की बोतल में क्या होता है, लिक्विड में गैस को घोलना, लिक्विड के अंदर दाब लगा के गैस को डालना हेनरी का नियम कहलाता है। इसके अनुप्रयोग क्या है, तो आप कोल्ड ड्रिंक ले लो, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में, दूसरा हमारे फेफड़ों की क्रियाविधि में, उसके अलावा क्या हो जाएगा, उसके अलावा गोताखोरी में, मतलब समुद्र के अंदर जो मछुआरे जाते हैं उसमें इनका यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हेनरी के नियम का अनुप्रयोग हमारे दैनिक जीवन में भी होता है। तो आइए चलते हैं इस पार्ट 1 के लास्ट टॉपिक आदर्श और अनादर्श विलयन की तरफ। बच्चों अब हमारा लास्ट टॉपिक क्या हमसे बोल रहा है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में। बहुत आसान से टॉपिक होते हैं कि क्या होता है आदर्श विलयन। राउल्ट का नियम अभी मैंने आपको बताया था। तो जो विलयन राउल्ट के नियम की पालना करते हैं उनको बोलते हैं आदर्श विलयन, और जो विलयन राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते उनको बोलते हैं अनादर्श विलयन। तो सिंपल सी डेफिनेशन इनकी होती है। तो क्या होता है कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं मतलब आदर्श विलयन कहलाते हैं। उसके अलावा अनादर्श विलयन क्या होते हैं कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम, जो राउल्ट्स लॉ अभी मैंने आपको बताया था, राउल्ट भाई साहब का जो नियम था उसका पालन नहीं करते हैं, तो इनको बोलते हैं अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन राउल्ट के नियम की पालना करते हैं और अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। आशा करते हैं आज के जो पार्ट 1 आपको वन शॉट में पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना, और हाँ कमेंट सेक्शन में अपना चैप्टर बताना कि आपको अगला जो केमिस्ट्री में अगला टॉपिक क्या चाहिए वो बताना, और अपना स्कोर बताना कि आप केमिस्ट्री में कितने % मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। तो मिलते हैं ऐसी अमेजिंग बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।